हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पिछला क्लास तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे थे, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स भी देखे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे, आइडेंटिटी देखे। आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज आता है, कैसे यूज आता है, उन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स जो है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। सबसे पहले हम उस टॉपिक को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बच्चा का बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। ये बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जो टॉपिक्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये पूरे साल बच्चा पढ़ लेता है। ठीक है, पूरे साल बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, यानी पूरा चैप्टर में आपका काम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों टॉपिक्स को। मान लेते हैं कि ये एक टावर है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये हमारा टावर है जो ग्राउंडेड है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ग्राउंड। ठीक है, और ये हमारा हो गया टावर, जिसका हाइट कुछ भी दे रखा है, मान लेते हैं h मीटर गिवन है। ध्यान से समझते रहिएगा, बाकी हम सारा चीज़ इसी में क्लियर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो मान लेते हैं कि कोई एक मनुष्य जो है, इंसान जो है, यहाँ पर खड़ा है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान क्या है? खड़ा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये जो इंसान है, अगर ये इंसान सामने देखता है, अगर ये इंसान सामने देखता है तो इसको हम लोग कहते हैं, कोई भी ये इंसान जो देखता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बच्चों? लाइन ऑफ साइट। कहने का क्या मतलब है इसका? जो इंसान देख रहा है, चाहे हम सामने देख रहे हो, चाहे ऊपर की ओर देख रहे हो, चाहे नीचे की ओर देख रहे हो, जो हमारा डायरेक्शन होगा देखने का वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। तो अगर इंसान सामने देख रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सामने देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट, यानी अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों, कहना क्या चाह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बिल्कुल ग्राउंड से क्या होता है? पैरेलल होता है। बिल्कुल ग्राउंड से क्या होता है? पैरेलल होता है। ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में फ़र्क है। लाइन ऑफ साइट किसको कह रहे हैं? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लाइन ऑफ साइट किसको कह रहे हैं? जो इंसान के देखने का, ठीक है, जिस तरफ देख रहा है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अगर बिल्कुल सामने देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान अगर बिल्कुल सामने देख रहा है तो ग्राउंड के क्या है? बिल्कुल पैरेलल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ठीक है, यानी ग्राउंड के पैरेलल होगा तभी हम लोग क्या कहेंगे? उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों डिस्कशन हो रहा है, हम आगे आपको सारा चीज़ डिस्कशन में बताने वाले हैं, हर एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से समझते रहिएगा बस। अब समझिएगा बच्चों। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट अगर ये बिल्कुल सामने देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट इसका सामने हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल 0 डिग्री पर है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में है। ठीक है, अब समझिएगा आगे। अगर मान लेते हैं ये जो इंसान है अगर इस टावर के टॉप पे देख रहा है, कहाँ देख रहा है बच्चों? अगर टावर के टॉप पर देख रहा है तो इसका लाइन ऑफ साइट कैसे बनाइएगा आप लोग? यही हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। अगर ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है, अगर ये इंसान टावर के टॉप पर देख रहा है तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं बच्चों? अब कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन और टावर के टॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी अब दोनों में कंफ्यूजन भी आप लोग को बताएंगे कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ध्यान से समझिएगा। अगर इसी टावर में अगर बात करें बच्चों, ठीक है, अगर हम इसी टावर में बात करें तो हमारा अगर टावर के बॉटम पे देखना हो, यानी सबसे टावर के नीचे देखना हो आपको ग्राउंड पे, ठीक है, तो हमारा लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा बच्चों? ये हमारा बनेगा लाइन ऑफ साइट, यही बनेगा।
ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, अगर ये ग्राउंड पे देख रहा है तो ये हमारा बन जाएगा लाइन ऑफ साइट बन जाएगा बच्चों। ध्यान से समझते रहिएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं, तो हमेशा बताएं एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमेशा किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। किससे बनेगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। तो ये जो एंगल आपका नीचे की तरफ बना है ये थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अलग तरीका से समझने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो अब हम सामने की ओर बताते हैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि आप हमारे सामने बिल्कुल कैमरा के सामने हैं। ठीक है, हमारी जो आंखें हैं अभी, ठीक है, हम कहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल कैमरा पे, यानी बिल्कुल ग्राउंड से क्या है आप हॉरिजॉन्टल में। अगर बिल्कुल हम सामने देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा लाइन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यानी एक तरीका से लाइन ऑफ साइट हमारा अभी कैसा है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। थोड़ा सा हम ऊपर पंखा की ओर देखने लगे, ऊपर हमारा पंखा लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम ऊपर पंखे की ओर देखने लगे, हमारा लाइन ऑफ साइट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पंखे की तरफ। ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा शिफ्ट हुआ है ना, ठीक है, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, अब हमारा लाइन ऑफ साइट कैसा हो गया, बिल्कुल इस तरफ चला गया। तो ये जो एंगल शिफ्ट हुआ है, यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली चीज है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मान लेते हैं उस पंखे के बजाय अगर हम नीचे टेबल की ओर देखने लगे, ठीक है, तो टेबल की ओर देखने लगे तो जो हमारा लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो जो नीचे की तरफ जितना नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से एक और फिगर के थ्रू हम समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, कोई चिड़िया एक उड़ रही है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कुछ मीटर दूरी पर हमारा क्या हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है। कुछ मीटर ऊपर क्या हो रही है, चिड़िया उड़ रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई इंसान एक खड़ा है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये सबसे पहले चीज, अगर ये सामने की तरफ देखेगा, ठीक है, सामने की तरफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो किसके पैरेलल होता है, बिल्कुल ग्राउंड के हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जब कोई इंसान जो है बिल्कुल सामने देखता है तो ग्राउंड के क्या देखता है, पैरेलल देखता है। तो जो ग्राउंड के पैरेलल देख रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये इंसान क्या कर रहा है, इस चिड़िया को देख रहा है। ठीक है, तो इस चिड़िया को देखने के लिए इसका एंगल, इसका लाइन ऑफ साइट कौन हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यही हो जाएगा। अगर ये वाला लाइन ऑफ साइट हुआ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये हमको सोचना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव बन रहा है या नीचे बन रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव बन रहा है तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये कौन सा बन रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बच्चों। ठीक है, अब यहीं पर, ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हैं अब एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ये ग्राउंड है बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई माउंटेन है, हम माउंटेन के ऊपर में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कहाँ बैठे हुए हैं बच्चों, माउंटेन के ऊपर में, और यहाँ पर एक इंसान खड़ा है। ठीक है, इंसान, या मान लेते हैं कि कोई पेड़ ही है, ठीक है, या कोई गाड़ी ही है। तो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले ये समझना है कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होगा। तो ये अगर इंसान सामने की ओर देखेगा, बिल्कुल सामने, तो ये हमारा लाइन कौन सा हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, किससे रिलेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है अगर हमारा लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट शिफ्ट हो रहा है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइन ऑफ साइट कहाँ जा रहा है,
तो नीचे की तरफ आ रहा है इस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। पहले हमारा यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो ये जो थीटा शिफ्ट हुआ है, इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो शायद अब आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर हमारा लाइन ऑफ साइट शिफ्ट होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नीचे लाइन ऑफ साइट शिफ्ट होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इस बेसिस पे। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, यानी हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कहाँ कैसे यूज करके हमको एप्लीकेशन का यूज करना है, यानी पूरा ट्रिगो का यूज कैसे करना है, हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये CBSE 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि द हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर। एक टावर दे रखा है जिसका हाइट है 10 मीटर। आपको क्या करना है, ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। उस टावर का शैडो का लेंथ ज्ञात करना है कि वो शैडो का वो जो शैडो बना रहा है टावर, वह कितना लंबा बना रहा है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, जबकि सन का एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, 45 डिग्री। यहाँ पर एक टर्म आया है सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है, इसका क्या मतलब है हम समझाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये टावर है हमारा बच्चों, ठीक है, ये टावर है, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, इस ग्राउंड पर टावर है, ये टावर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि सन यहाँ पर होगा बच्चों, सन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सन का अल्टीट्यूड क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसका रे, सन का रे कहाँ जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, और इसका जो शैडो बनेगा कहाँ तक बनेगा, तो इस प्रकार से यहाँ तक बनेगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये शैडो, इसके रे को हम जहाँ तक रोकेंगे वहाँ तक हमारा शैडो बनेगा। तो इस रे को हम लोग कहाँ, ये रे अगर मान लेते ये टावर नहीं होता तो इसका रे कहाँ तक जाता, यहाँ तक आता। इसका मतलब इसका शैडो, ऊपर वाले का शैडो कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा। इसका मतलब शैडो का लेंथ कितना है हमारा बच्चों, x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि निकालना भी तो x मीटर ही है। इस टावर का हाइट हमको दे रखा है कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये दे रखा है सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। सन के अल्टीट्यूड कहने का मतलब है कि ये सन जो है, ठीक है, सन का रे जो है इस ग्राउंड से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड, यानी सन का एल्टीट्यूड। यानी ये हमारा एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इस x मीटर को निकालना है। तो ये कैसे निकाले, तो हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन हो, तो हम उसका रेशियो के थ्रू, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू क्या कर चुके हैं, हर एक साइड का वैल्यू निकालना हम लोग सीख चुके हैं। किस चैप्टर में सीख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सीख चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के, क्लास 10th प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो ट्रिगो का देख सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि ये इस 45 डिग्री के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या बन गया, बेस। अगर हम यहाँ पर P और B का रिलेशन निकालना चाहें तो क्या बनेगा बच्चों, P/B का क्या निकलता है, tan थीटा निकलता है, ठीक है। और ये थीटा कौन सा होता है, जिस थीटा पर P और B सपोज किया गया है, जबकि ये थीटा हमारे पास गिवन है, कितना है हमारे पास बच्चों, tan 45 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, x। यही होगा बच्चों, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 मीटर अपॉन x। इस x को इधर ले आइए तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर। यानी हम कह सकते हैं इसका जो शैडो बनेगा वह शैडो कितना मीटर का बनेगा बच्चों, 10 मीटर का बनेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं बच्चों। बस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, ठीक है, और ये फिगर अच्छे तरीक़ा से ड्रॉ करना है ताकि आप रिलेट कर सके हर एक परपेंडिकुलर को, चाहे बेस को, या हर एक टॉपिक को रिलेट कर सके जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।